हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। हालांकि इधर 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि मैं बाहर था और लगातार सफर कर रहा था, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि ट्रेन में लेक्चर रिकॉर्ड करना, उसके बाद फिर उसको अपलोड करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी इशू है। क्योंकि आप देखेंगे ट्रेन में नेटवर्क कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी यहाँ पे 0.1 kb पर सेकंड चल रहा है, कभी 100 kb पर सेकंड चल रहा है, कभी चल ही नहीं रहा, पूरा का पूरा नेटवर्क ही गायब है। तो इस तरीके से बहुत सारे इशू हो गए थे। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेन में हमेशा एक जैसे लोग भी नहीं मिलते हैं। अब एक दिन अच्छे लोग मिले कि वो सब शांत थे, सब एजुकेटेड वेल एजुकेटेड थे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, चलो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर अभी कल क्या हुआ, कल यहाँ पे एक फैमिली मिल गई। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं, फैमिली है तो बच्चे भी थे। अब बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, एक बार मैंने बात भी की उनसे कि ऐसी ऐसी बात है और ये चीज़ मुझे करनी है, अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। तो वहाँ पे वो लोग यार ट्रिप पे निकले थे, घूमने निकले थे, तो कितना देर कोऑपरेट करेंगे, और फिर बच्चे हैं तो बच्चों को क्या ही समझा पाओगे आप। तो इस वजह से लेक्चर नहीं आ पाया। फाइनली हार मान के मैंने यही कहा कि चलिए आज लेक्चर नहीं आ पाएगा। नहीं तो ऐसा था कि मैंने कोशिश की थी लेक्चर रिकॉर्ड करने की, बहुत 2-3 बार मैंने ट्राई किया, उनसे बात भी की, कंपार्टमेंट बदलने की बात की, लेकिन वही है कि जब नहीं होना था तो क्या किया जा सकता है उसमें। तो यही सारे इशू थे जिसकी वजह से यहाँ पे लेक्चर नहीं आया या वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे या देर से अपलोड हो पा रहे थे। हालांकि अब मैं आ गया हूँ वापस घर पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, प्रॉब्लम आना ना बहुत नॉर्मल सी बात है, सबके लाइफ में आती है प्रॉब्लम। ऐसा कोई नहीं कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, बस हमें ये देखना है कि उस प्रॉब्लम से हम डील कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई रोना शुरू किया, यार मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, मैंने क्या गलती की है। अब मेरे पास भी ऑप्शन है कि यार कल लेक्चर नहीं आया, उसके पहले लेक्चर नहीं आया, या उसके बाद मान लीजिए सही से टाइम टू टाइम अपलोड नहीं हुआ, तो अब मैं भी बैठ करके रहूँ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, अभी तो स्टार्टिंग फेज है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं भी बैठ के रहूँ, और या फिर ये करूँ कि लेक्चर छोड़ दूँ, वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको अच्छा लेवल पे नहीं लेके जाएंगी, ये आपका मोटिवेशन डाउन करेंगी। जब तक सांस है तब तक प्रॉब्लम है, तो इसकी टेंशन नहीं लेने का। हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, जितना मुमकिन हो सके हम उतना करेंगे। हाँ, एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरी कि अगर कोई भी करंट अफेयर तो छूटेगा नहीं आपका एग्जाम में। करंट अफेयर कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो आज हो चाहे 2 दिन बाद हो, पर कवर जरूर होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक मानव बलि देनी है या आपको एक बच्चे की बलि चढ़ानी है, उसके बाद आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आप जो भी पोस्ट चाहते हो वो आपको मिल जाएगी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बलि चढ़ाएंगे? अब आपको लग रहा होगा यार सर क्या पागल हो गए हो, ये क्या पूछ रहे हो, इस तरीके का अटपटे सवाल कौन पूछता है, मतलब आप एकदम पागल हो गए हैं क्या? हाँ, आपका ये सोचना जायज है। पागल मैं नहीं हुआ हूँ, पागल हमारा समाज हो गया है। ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और अभी भी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसी चीजें मौजूद हैं। काला जादू के नाम पे बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है, बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती है, बहुत सारे मनुष्यों की बलि चढ़ा दी जाती है काला जादू के नाम पे। और ये सारी चीजें होती क्यों है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये सारी चीजों के पीछे दो ही वजह हैं। पहला क्या है? पहला लालच। दूसरा क्या है? दूसरा है भय। अब ये सोचेंगे यार ये दो ही वजह है सिर्फ, और कोई वजह नहीं है? कहने के लिए तो बहुत सारी वजह है, लेकिन अगर आप उसकी जड़ में जाके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही वजह आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या ये लालच ही तो है कि हमें नौकरी मिल जाए यार। तो अब यहाँ पे कोई मिल जाता है सड़क छाप बाबा, वो कहता है बलि चढ़ा दो, बच्चे की बलि चढ़ा दो, आपको नौकरी मिल जाएगी। और आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जा करके बच्चा खोजता हूँ, उसको किडनैप करके उसकी बलि चढ़ा देता हूँ। तो इसके पीछे क्या था? लालच ही तो था कि मुझे नौकरी मिल जाए। उसके अलावा क्या होता है कि यार इसकी बलि चढ़ा दो, या मुर्गा कटवा दो, या बकरा कटवा दो, या इस तरीके से कुछ भी करा दो, उसके बाद आपको क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या है? लालच ही तो है, भय ही तो है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, या इस तरीके से मैं बलि देता हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा। ये सब क्या है? लालच और भय ही तो चल रहा है पीछे। तो उसकी वजह से इस आर्टिकल में हम यही बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक क्या है, इसके लिए कोई कानून है कि नहीं है, और अगर कानून है तो कैसे है, कहाँ कहाँ पे बताएगा उसके बारे में, इस सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे समाज में 21वीं शताब्दी में भी इस तरीके की चीज़ें न सिर्फ चल रही हैं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं, यानी अभी भी लोग इन सारी चीज़ों में विश्वास करते हैं। अभी आर्टिकल चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि अभी केरल में, अच्छा ये सोच के देखिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, उसके बाद भी केरल जैसे राज्य में ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। मतलब जहाँ सबसे ज्यादा शिक्षा है वहां पे भी सारी घटनाएं हो रही है। केरल का एक जिला है, वहां पे इस तरीके की घटना निकल करके आई कि बहुत सारे लोगों को मानव बलि दे दी गई है। तो इसकी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया, तो हम देखते हैं इसके बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं चर्चा में क्यों, तो चर्चा में इसी वजह से क्योंकि केरल के एक जिला है, उसका क्या नाम, उसका नाम है पथानमथिट्टा। वहां पे क्या हुआ, तो दो महिलाओं की बलि चढ़ा दी गई है, उनकी हत्या कर दी गई है बलि के नाम पे। तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या कैसे है, ब्लैक मैजिक के खिलाफ कोई एक्ट है कि नहीं है, और कहाँ पे क्या क्या आंकड़े हैं, कैसे कैसी बातें हैं, इसके बारे में सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के बारे में। एनसीआरबी का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने 2021 में अपनी रिपोर्ट जारी की,
काला जादू और अंधविश्वास से जुड़ी। उसमें ये बताया गया कि 6 मौतें ऐसी थी जो मानव बलि के कारण हुई थी, यानी 6 लोगों को मानव बलि के रूप में चढ़ा दिया गया था। उसके अलावा 68 हत्याएं ऐसी थी जिनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, तो जादू टोना चल रहा था। अब सबसे ज्यादा मामले कहाँ से निकल कर के आए, तो छत्तीसगढ़ से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद तेलंगाना से, और यहाँ पे केरल में भी 2 मामले ऐसे देखने को मिले हैं जिसकी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ गया है। यहाँ पे बात करें 2020 में भारत में जादू टोना के कारण कितनी मौत हुई थी, तो 88 मौतें हुई और 11 लोगों की मौत मानव बलि के हिस्से के रूप में हुई थी। 2020 में जादू टोना की वजह से 88 मौत और मानव बलि के रूप में कितना, तो 11 मौत। और आप यहाँ पे देखें 2021 में क्या मामला था, तो 2021 में 6 मौत हुई थी मानव बलि के कारण। उसके अलावा 68 हत्याएं हुई थी, किसके कारण, तो जादू टोना के कारण। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2020 की तुलना में 2021 में कुछ हद तक कमी आई है। अब हम जानेंगे कि काला जादू और अंधविश्वास से निपटने के लिए हमारे देश में कोई कानून है कि नहीं, और अगर है तो कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई राष्ट्रव्यापी कानून नहीं है इन सबसे निपटने के लिए। हालांकि कुछ अन्य जगहों पे, जैसे आप देखेंगे आईपीसी हो गया, उसके अलावा मौलिक कर्तव्य हो गया, तो इन सारी चीजों में प्रावधान किए गए। लेकिन अगर देखेंगे कानूनी स्तर पर, तो कोई भी राष्ट्रव्यापी कानून नहीं बनाया गया अब तक इस मामले में। अब यहाँ पे बात की जा रही है पहला प्रावधान कौन सा, तो आईपीसी की धारा 302। ये क्या कहती है, तो ये हत्या के लिए सजा देती है। लेकिन अब यहाँ पे एक मुद्दा ये निकल करके आ रहा है कि ये सजा तो तभी देगी जब हत्या हो चुकी होगी। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ, अगर भाई मानव बलि के रूप में किसी को चढ़ा दिया गया, तब उसके बाद आप सजा दे के क्या ही कर लोगे, क्या मतलब निकल रहा है फिर। यहाँ पे कानून लाने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आप अंधविश्वास रोक कैसे रहे हो। जब उसने बलि चढ़ा ही दी, एक परिवार पूरा तबाह कर ही दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसे कानून को लागू करने का। कानून ऐसा बनाए ना जो अंधविश्वास को रोके, जो डायरेक्टली काला जादू को रोके, यानी वो मरने से पहले उसको बचाए ना, मरने के बाद आप सजा दे के करने का क्या मतलब है। उसके अलावा अगला कौन सा प्रावधान, तो ये भी है आईपीसी की धारा 295। अब यहाँ पे 295 ए क्या कहती है आईपीसी की धारा, तो ये बताता है कि अगर आप जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, तो आप सजा के अधिकारी होंगे, आपको सजा दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए एच। ये क्या बात करता है, तो भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे संविधान को अगर 3 पार्ट में बांटा जाए, पहला कौन सा, फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद कौन सा है, तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल राइट का भी हनन कैसे, आर्टिकल 21 कर्मपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसका भी हनन कर रहा है। उसके अलावा आर्टिकल 14 का भी हनन कर रहा है, कैसे, यहाँ पे बात की जाती है कि सबके लिए कानून समान होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई कानून है ही नहीं, तो यहाँ पे कानून समान कैसे होगा जब कानून है ही नहीं। और यहाँ पे आप इसको रोक ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे कानून की संरक्षण प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात क्या आती है सबके लिए समान संरक्षण भी होगा, तो आप संरक्षण कहाँ प्रोवाइड करवा रहे हो। उसके अलावा आर्टिकल 21 का भी आप हनन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आएगा 51 ए एच, ये कहाँ पे आएगा, तो ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहाँ पे आते हैं, तो ये भाग 3 में आते हैं। डीपीएसपी कहाँ पे आते हैं, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे आते हैं, तो वो भाग 4 में आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, ये कहाँ पे आते हैं, तो ये भाग 4 ए में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें, कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्टली कि कहाँ पे कौन से भाग में कौन सी चीज रखी गई है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा कौन सा एक्ट है, तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों के दुर्बल प्रभाव से निपटना भी है। यानी हमारे यहाँ पे आप देखेंगे भारत में तो अंधविश्वास या काला जादू से निपटने के लिए कोई विशेष रूप से कानून नहीं है जो इसी को समर्पित कर दिया गया हो। लेकिन कहाँ कहाँ पे है, तो ये आईपीसी की धारा 302, इसके तहत सजा दी जाती है। उसके अलावा आईपीसी की धारा 295 ए, उसके अलावा आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए एच, उसके अलावा आप देखेंगे तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये सारे प्रावधान किए गए हैं इस मामले में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विशेष रूप से समर्पित कोई कानून नहीं है इसके बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं राज्य विशिष्ट कानून के बारे में। इसका मतलब ये है कि राज्यों ने अपने स्तर पर कोई कानून बनाया, इससे जुड़ा हुआ है या नहीं, और अगर बनाया तो कौन कौन से राज्य ऐसे जिन्होंने इससे जुड़ा हुआ कोई कानून बनाया है। इसमें पहला नाम आता है बिहार का। जादू टोना और अमानवीय कर्मकांडों को संबोधित करने वाला बिहार का जादू टोना रोकथाम अधिनियम 1999 भारत का पहला कानून था। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काला जादू टोना, उसके अलावा इस सब से निपटने के लिए, अंधविश्वास से निपटने के लिए पहला कानून कौन पास करता है, तो बिहार पास करता है। कब, 1999 पास करता है, और ये भारत का पहला कानून था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह का एक कानून 2001 में कौन पास करता है, तो झारखंड पास करता है। उसका क्या नाम रखता है, उसका नाम रखता है प्रिवेंशन ऑफ विच डेथ प्रैक्टिस एक्ट। उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आता है। महाराष्ट्र कब करता है, तो 2013 में मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू अधिनियम की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम को लागू किया, जिसने राज्य में मानव बलि के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी महाराष्ट्र ने 2013 में क्या किया कि मानव बलि की जो प्रथा है अब उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वो कानूनी रूप से यहाँ पे सजा का अधिकारी होगा। उसके अलावा आता है नाम कर्नाटक का। कर्नाटक ने कब पास किया, तो 2017 में कर्नाटक ने भी एक ऐसा ही कानून पास किया था जिसमें अमानवीय प्रथाओं का मुकाबला करने की बात की गई थी, इसमें इन सारी चीजों को रोकने की बात की गई थी।
अब हम जानेंगे कि काला जादू या अंधविश्वास से निपटने के लिए हमें देशव्यापी या देश के स्तर पर, संपूर्ण भारत के स्तर पर किसी कानून की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे बात करिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, यानी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, चीजें मैंने आपको बता दी, चीजें मैंने आपको समझा दी। उसके अलावा क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए बहुत सारे लोग को ये जानकारी नहीं कि अंधविश्वास से कैसे निपटा जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डर में आके, भय में आके, लालच में आके इन सारी चीजों को अपना लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप किसी नीम हकीम के पास गए, वो क्या करता है, उल्टी सीधी दवाएं दे देता है, उल्टा सीधा यहाँ पे प्रावधान बता देता है कि ऐसे करो वैसे करो आप ठीक हो जाओगे, ये है वो है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम परेशान होकर के किसी नीम हकीम की बात मान लेते हैं। जैसे आप इस मुद्दे को किस तरह से समझिए, भगवान न करे मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी जिससे एक आदमी है वो 1-2 साल से लगातार लड़ रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, उसकी दवा लगातार चली पर वो ठीक नहीं हो रहा। अब ये क्या करेगा, इसको आकर के कोई बोलेगा यार वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, पता है वो बाबा सिर्फ छुएंगे ना, पैसा भी नहीं लेते बाबा, 1 रुपया भी नहीं लेते, आप अपनी मर्जी से जितना डाल दोगे, आप 10 रुपये डाल दोगे उनके झोले में तो वो भी खुश, 100 डाल दोगे तो वो भी खुश। इस तरीके की बातें की जाती हैं। उसके बाद क्या पता चलता है कि बाबा ऐसे थे जो उल्टी सीधी दवाएं खिला रहे थे। ऐसे बहुत सारे बाबा निकल करके आए, और ये किसी एक धर्म की बात नहीं की जा रही, सारे धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये है ना कि मतलब किसी धर्म में 2 होंगे, किसी धर्म में 1 होंगे, लेकिन होंगे सारे धर्मों में, सारे पंथों में ऐसे होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को खराब करते हैं, बदनाम करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमें ये लगता है यार 2 साल से वैसे भी हम दवा करा रहे हैं, कोई फायदा तो हो नहीं रहा, क्यों ना एक बार बाबा से मिल ले, क्या पता फायदा हो जाए, क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। और भगवान की कृपा के नाम पे बाबा लूटना शुरू कर देते हैं, और फिर उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि यार यहाँ पे ये कर दो, मानव बलि चढ़ा दो, आपको बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, अमावस्या की रात है, ये रात है, वो रात है। इस तरीके से आपको फुसलाया जाएगा, आपको बहकाया जाएगा। हाँ, और हमको क्या होता है, उतनी जानकारी होती नहीं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भय में आके कि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा घर तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, या अगर इस तरीके से मानो बलि दे देते हैं तो क्या होगा, हमारी नौकरी लग जाएगी। इन सारी चीजों में पढ़ करके हम लोग क्या करते हैं, हाँ मान लेते हैं बात, उसके बाद उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस निकल करके आए हैं जहाँ पे ये सारी चीजें कौन करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए, जो एजुकेटेड है ना वो भी इन सारी चीजों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, नौकरी नहीं है, फैमिली सही से नहीं चल रही है। और अच्छा आप देखेंगे, जब आप ट्रेन से सफर करते हैं, शायद बस में भी, मतलब कई जगह ऐसे पोस्टर चिपका रहता है कि परेशान प्यार पाने के लिए किसी पे वशीकरण, या ऐसे कुछ आर्टिकल ऐसे कुछ लिखा रहता है ना, उसको लिखा रहता है इस बाबा से मिले और फोन पे तुरंत समाधान पाए, ऐसे कुछ लिखा रहता है। अच्छा वो पोस्टर चिपका है और पुलिस वाले भी घूम रहे लगातार ट्रेन में, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे उनके ऊपर कि कैसे ये चीजें कर रहे हो, कैसे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने प्यार पाने के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छा ये सबसे खराब चीज है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए आप दूसरे के संतान की बलि चढ़ा दो। ये क्या बात हुई यार, अगर आपको पुत्र चाहिए, आपको संतान चाहिए, तो आप दूसरे की बलि कैसे चढ़ा सकते हो? या मैं खुद हुआ, कोई भी हुआ इस समाज का, आपको पुत्र चाहिए, आपको संतान चाहिए, तो आप किसी और की बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? तो इस तरीके की चीजें सामने निकल करके आती है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, इससे क्या होता है, आप समाज पे नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। आप किसी के घर का बच्चा ले जाकर के उसका बलि चढ़ा रहे हैं, तो आप सोचिए ना कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर ये हमारी किस तरीके की सोच को बता रहे हैं। और जानते हैं ना, मैक्सिमम केस में ऐसा ये होता है कि जो लोग भागे हुए होते हैं, जो एकदम भगौड़े होते हैं, किसी क्लास के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते, वही लोग जा करके लास्ट में क्या करते हैं, बाबा बन जाते हैं। उसके बाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उसके बाद ऐश करते हैं अपना। मतलब यहाँ पे ऐश शब्द ठीक नहीं, लेकिन क्या किया जाए, उनके लिए यही शब्द निकल करके आता है, क्योंकि वो जो करते हैं ना, उनके झांसे में आकर, उनके बहकावे में आकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर अंततः होता है कि वो कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ऐसे नहीं, ऐसे था ये चीज़। और मैं तो आप लोग से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कभी भी कितनी भी खराब कंडीशन हो जाए, इस तरीके की चीज़ों में कतई नहीं पड़ना है, नेवर एवर। कि कोई कह रहा है कि यार बलि चढ़ा दो आपको आईएएस बन जाएगा, कोई कह रहा है कि आप बलि चढ़ा दीजिए आपको आईपीएस की पोस्ट मिल जाएगी, आपको आईएफएस की पोस्ट मिल जाएगी, तो इस तरीके की चीज़ों में कतई नहीं पड़ना है, नेवर एवर, नॉट एट ऑल, किसी हाल में नहीं पड़ना है, ये जान लीजिए। ये सारी चीज़ें वाहियात चीज़ें, मतलब एकदम थर्ड क्लास चीज़ें, ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, बेकार चीज़ें, फालतू अंधविश्वास है पूरी तरीके से। इसके पीछे कोई तर्क काम नहीं करता, बस ये भी हवा में बात की जाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करता है, बस और कुछ नहीं। अब हम जानते हैं कि ऐसे प्रथाओं के पीछे कारण क्या है, ऐसी चीजें हो क्यों रही हमारे समाज में। तो पहली बात है कि अंधविश्वासी सांस्कृतिक मान्यताएं और धार्मिक प्रथाएं। अब ऐसे बहुत सारे धार्मिक चीजें हैं जो एकदम अनतार्किक होती हैं, बिना तर्क के होती है, कि ऐसे कुछ भी बोल दिया गया कि ऐसे था, ऐसे हो गया। और अगर ऐसे पहले प्राचीन टाइम पे ऐसे किया जाता था, प्राचीन समय पे ऐसे होता था, तो लोगों को उड़ने की शक्ति मिल जाती थी। अब आप वही लेकर के चल रहे हैं कि यार अगर मैं किसी की बलि चढ़ा देता तो मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाएगी। लोग तो पहले उड़ते थे, तो पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। आप प्राचीन समय में और आधुनिक समय में बहुत सारे फर्क देख सकते हैं, तो आप प्राचीन समय को लेकर के नहीं चल सकते। आप उन चीजों को वक्त के साथ बदलिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आप सब ने सुना है, हम सब ने सुना है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें प्रकृति के हिसाब से बदलना चाहिए, और प्राचीन समय में और आधुनिक समय में बहुत सारे फर्क है। तो इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं फंसना है। उसके अलावा नीम हकीम और विश्वास उपचार जैसी अवैज्ञानिक प्रथाएं, बहुत सारे ऐसे उपचार के प्रथाएं हैं जहाँ पे विज्ञान काम करना बंद कर देते। देखिए पूरी तरीके से गलत नहीं है,
अपना यहाँ पे आप देखेंगे आयुर्वेद भी इसी तरीके से है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा सबूत नहीं दिए जाते, बहुत ज़्यादा तथ्य प्रमाणित नहीं किए जाते, लेकिन आयुर्वेद में उसका इलाज है। पर यहाँ पे होता ही है कि आयुर्वेद के नाम पे आपको 2 बाबा ठीक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 बाबा गलत मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि कौन से बाबा ठग रहे हैं, कौन से बाबा सही हैं। यहाँ पे जो आयुर्वेद का इलाज कर रहे हैं, उनको उस बारे में जानकारी है कि नहीं, आपको कुछ फ़ायदा है कि नहीं। और इस तरीके के देखिए, जो आयुर्वेद के बाबा होंगे, जो इसका इलाज कर रहे होंगे, जो वैद्य होंगे सही मामलों में, वो कभी आपसे मानव बल के लिए बात ही नहीं करेंगे, कभी भी वाहियात चीज़ की बात वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इन सारी चीज़ों से कुछ होना ही नहीं। जो होना है वो जड़ी बूटी से होना है, तो वो जड़ी बूटी के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि आपको मानव बली की, उसके अलावा काला जादू टोना पे सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही बात करें। उसके अलावा पितृ सत्तात्मक मानदंड, ये भी एक बहुत बड़ा सोच है। कैसे? अब यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करते हैं यार, पूजा करवा लो, 10 दिन पूजा चलेगी, या 10 दिन आपके यहाँ पे ये होता है कि मतलब दूसरे धर्मों में भी चलेगा, कुछ अनुष्ठान चलेगा, तब आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। या उसके अलावा क्या बोलते हैं यहाँ पे कि पुत्र चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे, नहीं तो आपको घर से भगा देंगे। यहाँ पे औरतों के साथ अत्याचार। तो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक मानदंड जो है, पितृ सत्तात्मक सोच जो है, ये भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है। उसके अलावा भूमि और संपत्ति लेने का प्रयास, या जब महिलाएं यौन अग्रिमियों से इनकार करती हैं तब, यानी यहाँ पे कई बार यौन इच्छाएं भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें की जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि भूमि यानी संपत्ति, आप देखेंगे भूमि के लिए तो भाई भाई की जान ले रहा है, प्रॉपर्टी के लिए तो भाई भाई की जान ले रहा है, भाई बाप को मार दे रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है समाज में। मेरा तो ये मानना है कि हम सबको इन सारी चीजों से बच के रहना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी हालत में इन सारी चीजों में बिल्कुल ना फंसिए, कतई नहीं। ये सारी चीजें ना वाहियात चीजें, एकदम बेकार चीजें। इसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। बस आपको शुरुआती लाभ ऐसे हो सकता है कि दिख जाए, और वो भी इस वजह से नहीं हो रहा है कि ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, आप मानव बलि देने जा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं तब हो रहा है, या और कुछ भी कर रहे हैं ऐसे गलत अनुष्ठान। पूजा का मतलब ये नहीं कि जो आप भगवान की पूजा करते हैं, मैं उसको कह रहा हूँ। पूजा का मतलब ये कि जो आप गलत अनुष्ठान करने जा रहे हैं, यानी कोई बाबा मिल गया, वो कह रहा है कि 10 दिन ये करना पड़ेगा, किसी बच्चे को लिटा करके उसके ऊपर अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो अब मैं उस पूजा की बात कर रहा हूँ जो गलत है। इस तरीके की चीजें को कभी बढ़ावा नहीं देना है। हाँ, हमें फोकस कहाँ करना है, आप भगवान की आरती करिए, उनकी पूजा करिए, बहुत अच्छी बात है। उससे आपका मन भी शांत रहेगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपकी पढ़ाई के ऊपर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को करिए, लेकिन जो फालतू की चीज़ें हैं, वाहियात चीज़ें, उनसे बच करके रहिए। किसी भी हाल में इन सारी चीज़ों के पीछे ना पड़े। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंधविश्वास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अंधविश्वास किसी ऐसी चीज का झूठा विश्वास, विचार या डर है जिसमें किसी तर्क संगत पदार्थ का अभाव होता है। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि कोई भी ऐसा झूठा विश्वास जिसके पीछे कोई तर्क काम ना कर रहा हो, कि बस ऐसे ही मान लिया तो मान लिया, बस हो गया तो हो गया, मुझे है विश्वास तो है, बस उसके पीछे कोई वजह नहीं काम कर रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। उसी को अंधविश्वास कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं? तो विश्वास हो गया, विचार हो गया और भय, ये सब शामिल हो सकता है। और ये अंधविश्वास जो होता है, ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी में आ सकता है ये। भारत में कौन कौन से प्रकार हैं अंधविश्वास के? तो यहाँ पे पहली बात की जा रही है धार्मिक अंधविश्वास, उसके अलावा सांस्कृतिक, उसके अलावा सामाजिक प्रथाएं जो अंधविश्वासी हैं। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ नहीं बनना है, कि कोई बाबा आया और धर्म के नाम पर बेवकूफ बना करके चला गया, हमें ये चीजें नहीं करनी। धर्म व्यक्तिगत मामला है यार। अब धर्म इतनी अच्छी चीज है ना, वो कभी भी गलत चीज सिखाती नहीं। कोई भी धर्म हो, सारे धर्म को आप देखेंगे, उनका मूल चीज है ये, बेस जो है वो यही है कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, सबके साथ मिलजुल के रहो। सारे धर्मों में ये चीजें कॉमन है। उसके बाद भी आज हम अब देखेंगे अपनी सोसाइटी में कि कैसे हालात बने हुए हैं, कैसे कैसी चीजें निकल कर आ रही। तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। धर्म के नाम पे कभी भी आप और मैं, हम सब मिल करके इसको बेवकूफ ना बने। कोई भी ऐसा मिलता है कि धर्म के नाम पे लूटने वाला, तो उसको अच्छे से सबक सिखाएं कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला है, भगवान और मेरा डायरेक्ट मामला। तो आप कौन हो बीच में? आप कहाँ से आ गए बीच में? मतलब भगवान से बात करना, भगवान तो वो है ना जो सब कुछ जानता है, भगवान वो जो हर जगह मौजूद है। तुम मुझे अपने भगवान से बात करने के लिए, तुम्हारी क्या जरूरत है यार? हो कौन तुम भैया? तुम यहाँ पे एजेंट हो भगवान के? तुम मिलाओगे भगवान से? मेरी जब मर्जी तब भगवान से मिल लो यार, भगवान तो हर जगह मौजूद है। इसी तरीके से आप देखेंगे प्राचीन काल में क्या था, तो सती प्रथा चलती थी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, बस ऐसे ही समाज ने मान लिया तो मान लिया, बस होगी तो होगी। अब इस तरीके की चीजें चलती आ रही हैं, उसको कोई समाप्त करने की बात भी नहीं कर रहा है। और जो समाप्त करने की कोशिश कर रहा है समाज, उसका बहिष्कार कर दे रहा है। तो हमारे समाज को भी थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें गलत है। तंत्र मंत्र क्या था? तो जादू टोना के रूप में भी जाना जाता है तंत्र मंत्र को। उसके अलावा दुष्ट और स्वार्थ उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्ति का उपयोग, और किसी को शारीरिक या मानसिक या आर्थिक रूप से नष्ट करने के लिए दुर्भावनापूर्ण अभ्यास करना। यानी तंत्र मंत्र के अंतर्गत क्या आता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, दुष्ट और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए, जो आपके खुद के उद्देश्य हैं, आप यहाँ पे सामाजिक भलाई नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, और वो भी ऐसे उद्देश्य जो गलत है उसकी पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं कि अलौकिक शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये अलौकिक शक्तियां मेरे पास है, इसका उपयोग करके मैं आपके दुश्मन को बर्बाद कर दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा, इस तरीके के आप दावे करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? तो ये सारी चीजें आती है तंत्र मंत्र के अंतर्गत। यह पीड़ित के बाल, कपड़े, फोटो का उपयोग करके या सीधे आंखों में देखकर किया जा सकता है। अब अच्छा, यहाँ पे ये देखो, अगर आपको किसी का बाल भी मिल जा रहा है, उसके कपड़े मिल जा रहे हैं, उसकी फोटो मिल जा रही है, तो आप ले जाइए। उसके बाद क्या होगा, हम ले जाएं उसको, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तंत्र मंत्र चालू हो जाएगा। ऐसे फोटो सामने रख करके
उसका बाल ऐसे रख करके वहाँ पे क्या किया जाएगा, तंत्र मंत्र शुरू कर दिया जाएगा और हमें पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। सही मामले में तो ये कहिए कि हमें पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, हमें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया जाएगा। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एडीपी के बारे में। एडीपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे इसका पूरा नाम है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसको हिंदी में कहते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये चर्चा में क्यों आ गया? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो ये कार्यक्रम है अब इसको ब्लॉक के स्तर पर, उसके अलावा शहर के स्तर पर भी लागू करना चाहिए। और जो ये जिला है, एस्पायरेशनल था जो जिला, अब इसको क्या करना चाहिए? अब इसको प्रेरणादायक जिले के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। अच्छा, ये कार्यक्रम लाया क्यों गया था? इसके पीछे वजह क्या थी? ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले। देखिए, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ इतना सा समझिए कि जो हमारे देश के पिछड़े हुए जिले हो ना, उसको आगे लाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो जो पिछड़े जिले थे उनको अच्छे लेवल पर विकसित किया जा सके, उनको अच्छे से लेकर के चला जा सके, उसके लिए कार्यक्रम लाया गया था। और जब ये कार्यक्रम लागू किया गया तो यहाँ पे बहुत सारी प्रगति भी देखने को मिली। तो इसी वजह से अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि जो यहाँ पे एस्पायरेशन थे, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, अब इसको क्या करना है? अब इनको इंस्पायरेशन में बदलना है, अब इनको प्रेरणादायक जिलों में बदलना है, ताकि और क्या हो, अन्य जिले जो हैं ये इनसे सीख लें और उसके बाद ये लोग भी अपने लेवल पर उसी तरीके से काम करें। इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ गया, तो हम इसके बारे में देखेंगे पूरे डिटेल्स में। इस चर्चा में क्यों? तो मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि आकांक्षी जिले प्रेरणादायक जिले होने चाहिए और महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी वजह से चर्चा में आ गया, तो हम इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे बात की जा रही है आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी के बारे में। ये कब शुरू किया गया था? तो 2018 में शुरू किया गया था इसको। और किसके लिए शुरू किया गया था? तो आकांक्षी जिलों के लिए शुरू किया गया था। आकांक्षी जिले वही जो हमारे देश में पिछड़े हुए जिले थे, इनको आगे लाने के लिए, इनको समाज के साथ मिलाने के लिए, अन्य जिलों के साथ मिलाने के लिए, कदम से कदम मिलाकर चल सके, उसके लिए इसको लाया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? तो इन जिलों को बदलना था जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है। तो वही चीज मैंने आपको बताई। कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा हम देखते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? तो केंद्र और राज्य की दोनों की योजनाएं मिलकर के काम करती हैं, ताकि जिलों को अच्छे लेवल पर लेकर के विकसित किया जा सके, जिलों को अन्य जिलों के साथ लेकर के कदम से कदम मिला करके चला जा सके। उसके अलावा केंद्र राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का सहयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे केंद्र के अधिकारी भी होते हैं, जिले के अधिकारी भी होते हैं, जिला कलेक्टर, इन सबको मिलकर के काम करना होता है, ताकि जिले को अच्छे लेवल पर विकसित किया जा सके। अब इसके पीछे वजह क्या? देखिए ना, जिला, यहाँ पे नाम से आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर। यहाँ पे जिले के लेवल पर कौन काम करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या डीएम, या तो फिर डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो काम करते हैं, आप इनके इजाजत के बिना, इनको साथ लिए बिना कैसे आप काम कर सकते हैं? क्योंकि जिले को विकसित करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी तो यही होता है, तो इसको लिए बिना आप कैसे काम करेंगे जिले के स्तर पर? और यहाँ पे इसका नाम भी है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो जब जिले के स्तर पर काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे इसको तो लेना कंपलसरी है। यहाँ पे डीएम या डीसी को लेना तो कंपलसरी, बिना इसके आप जिले को कैसे विकसित करेंगे? तो इस वजह से यहाँ पे जिला कलेक्टरों का भी सहयोग लिया जाता है। उसके अलावा जनभावना वाले जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी जो ऐसे जिले हैं जिनके अंदर जनभावना, जिनको ये लगता है कि मुझे विकसित करना है, मुझे अपने आप को विकास करना है, जैसे हम सब है, जैसे आप सब है, कि आपको लगता है कि यार मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, या मुझे अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपके अंदर जैसे ये भावना, तो ऐसे बहुत सारे जिले ऐसे भी है ना कि यार हम लोग पिछड़े क्यों हैं, हमें भी आगे जाना चाहिए। अन्य जिले जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो पीछे रहे हैं। तो ऐसे जिलों के अंदर क्या होगा? हेल्दी कंपटीशन विकसित करेंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित करेंगे। उसके अलावा बात करें आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी, दुनिया में परिणाम केंद्रित शासन पर सबसे बड़े प्रयोगों में से एक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखते हैं कि एडीपी का उद्देश्य क्या है। एडीपी का पूरा नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक जिले के सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, जिसके लिए कम जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है और तत्काल सुधार करके प्रगति को मापने के लिए क्या किया जाता है? तो मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग तैयार की जाती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या? मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पे एक और है, इनकी पॉलिटी तेज है, इनकी हिस्ट्री तेज है। तो यहाँ पे जिसका जो सामर्थ्य है, जिसका जो तेज है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, ताकि आप इसको इतना ज्यादा शार्प कर लीजिए कि अगर मान लीजिए यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते इससे, तो आप कम से कम इसमें से 18 कर पाए। और देखिए 20 में 20 तो शायद ही कोई कर पाए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं खुद कहते हैं कि यार 20 में 20 करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इनकी सामर्थ्य हिस्ट्री है, तो ये क्या करें, 20 में 18 इसको अटेम्प्ट कर पाए। इनकी सामर्थ्य क्या है? इनका फोकस कहाँ पे है? तो इनका पॉलिटी पे, तो इनको क्या कर पाए, इनका मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी का, तो ये क्या कर पाए, ये 18 कर पाए। यानी जिसमें आपकी सामर्थ्य है, जिसमें आपकी शक्ति है, जिसमें आप तेज हैं, उसको आप करें। जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको जबरदस्ती सिंगर बना रहे हो, तो चीज़ ठीक नहीं है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो जिले की सामर्थ्य होगी। अब यहाँ पे किसी जिले में ये होगा कि यहाँ पे हैंडक्राफ्ट, यानी हाथों से बनी चीजें जो होती हैं वो बेची जा रही होंगी, उसका प्रचलन होगा। यहाँ पे कोई जिला ऐसा होगा जहाँ पे मशीन ज्यादा चलती होगी, कोई जिला ऐसा होगा जहाँ पे पावर लूम ज्यादा चलता होगा, कोई जिला ऐसा होगा जहाँ पे सूट सलवार बनते होंगे, कोई जिला ऐसा होगा जहाँ पे कोट पैंट बनते होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि कहाँ पे कपड़ा है, कहाँ पे वस्त्र उद्योग है, कहाँ पे आप देखेंगे चमड़ा उद्योग है। तो ये बात की जा रही है कि जिले के स्तर पर जो उनके सामर्थ्य उसके स्तर पर काम किया जाए। उसके अलावा यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो कम जोखिम वाले क्षेत्र है उनकी भी पहचान की जाएगी। उसके अलावा क्या होता है, तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे, मासिक आधार पर क्या किया जाता है, तो उनके रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाते हैं, रैंकिंग तैयार की जाती है। ऐसा क्यों? ताकि हर महीने आप देख सके कि आपने कितना सुधार किया।
और ये यहाँ पे सिर्फ जिले के स्तर पर या एडीपी कार्यक्रम के तहत नहीं, ये हमें अपने स्तर पर भी करना चाहिए। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि 7 डेज का, उसके अलावा 30 डेज या 31 डेज, यानी हफ्ते का, उसके अलावा यहाँ पे महीने का हमें अपना रिपोर्ट कार्ड खुद से तैयार करना चाहिए कि इस हफ्ते में मुझे इतनी चीजें कवर करनी है। उसके बाद आप देखिए कि इस दिन मैंने कितना पढ़ा, उस दिन मैंने कितना पढ़ा, उसके बाद आप अपने हिसाब से रेटिंग दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए कि 7 दिन में मुझे जो कंप्लीट करना था मैं कर पाया कि नहीं। उसके बाद आप ये देखिए 30 दिन में मुझे जो कंप्लीट करना था मैं कर पाया कि नहीं, या 31 दिन में जो कंप्लीट करना था, 1 मंथ में कंप्लीट करना था, वो हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे वजह क्या थी, कहाँ कहाँ रह गया था। तो जब आप अपनी रैंकिंग देखेंगे तो हो सकता है कि ये वाला महीना खराब जाए, ये वाला वीक खराब जाए, 1 वीक खराब जाए, 2 वीक खराब जाए। उसके बाद क्या होगा, तीसरे वीक से आपको लगेगा यार 2 बार हो चुका, अब नहीं, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे पढ़ना है। तो ये चीजें होते होते धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर इतना ज्यादा सुधार हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि मैं ही हूँ, ये तो पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। तो ये चीज़ें मैटर करते हैं जब रैंकिंग दी जाती है। टेस्ट किस लिए कंडक्ट कराया जाता है, इसी वजह से, ताकि बच्चों में सुधार हो सके, ताकि उनको लगे कि मेरा नंबर कम क्यों है, उसका नंबर ज़्यादा क्यों है, मुझे भी पढ़ना है। हेल्दी कंपटीशन के लिए ये सारी चीज़ें रखी गई, तो इस वजह से रैंकिंग भी तैयार की जाती है। इसका आधार कौन कौन सा, तो जिलों को पहले अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिलों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करके और उनसे सीख कर देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने की आकांक्षा की जाती है। यानी पहले क्या किया जाता है, तो पहले इसको राज्य के स्तर पर ही उभारा जाता है जिलों को, कि पहले आप अपने राज्य के स्तर पर सबसे अच्छा जिला बन करके आइए। उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद देश के स्तर पर सबसे अच्छा जिला बन करके निकलिए, इसलिए प्रेरित किया जाता है इनको। अगला पॉइंट है कि सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस नारे के तहत, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस तरीके के जो स्लोगन होते हैं ना, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपका आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि इसको हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं, और इस तरीके के जहां पर भी आपको मौका मिले, इस तरीके की कोटेशन, इस तरीके के यहाँ पे स्लोगन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि एडीपी का उद्देश्य क्या है, तो इसका अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके। देखिए जो एसडीजी है, जिनको 2030 तक प्राप्त करना है, इसका पूरा नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। ये कितने हैं, तो ये टोटल ये 17 है कुल। तो इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है कि बेहतर समाज बनाना, बेहतर विश्व बनाना। तो इसको प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना चाहिए, स्थानीय लेवल पर काम करना चाहिए। देखिए जब तक स्थानीय लेवल पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अंततः हमारा फोकस कहाँ पे, अंततः कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हमारे मोहल्ले पे, हमारे कॉलोनी में, हमारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रभाव पड़ेगा कहाँ, इसको हम प्राप्त कहाँ करेंगे। जिसको भी प्राप्त करना तो स्थानीय स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि स्थानीय स्तर पर काम करने की बात की गई यहाँ पे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो मासिक रूप से रैंकिंग जारी की जाती है, उसको जारी कौन करता है, तो उसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक, और इस रैंकिंग का नाम रहता है डेल्टा रैंकिंग। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहले तो ये कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है नीति आयोग। दूसरा तो ये कि डेल्टा रैंकिंग निम्न में से किसके लिए जारी की जाती है, तो इसको आप ध्यान में रखें कि किसके लिए जारी की जाती है। एडीपी कार्यक्रम के तहत जिलों के लिए जारी की जाती है, उनका प्रदर्शन देखने के लिए जारी की जाती है। ये कितने क्षेत्रों पर ध्यान देता है, तो ये 5 क्षेत्रों के आधार पर रैंकिंग तैयार करता है। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से, तो इसमें पहले स्वास्थ्य तथा पोषण, उसके अलावा शिक्षा, उसके अलावा कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, उसके अलावा बुनियादी ढांचा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वास्थ्य भी हो गया, हेल्थ भी हो गया, एजुकेशन भी होगा, यहाँ पे कृषि भी हो गया, उसके अलावा यहाँ पे जल भी होगा, उसके अलावा आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। यानी लगभग लगभग सारे क्षेत्रों को, सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ये कवर करते हुए लेकर के चलता है, ताकि क्या किया जा सके कि संपूर्ण रूप से उसकी रैंकिंग तैयार की जा सके, ताकि कोई क्षेत्र छूटे ना जो महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए, जो महत्वपूर्ण है उस जिले को आगे बढ़ाने के लिए। उन सारे क्षेत्रों को कवर करते हुए चलता है। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तब तक हम किसी काम को कैसे करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे स्वास्थ्य को भी देखा जाता है। और अगर एजुकेशन लेवल ही कम है, तो कितने अच्छे लेवल पर जा सकेंगे। फिर वही होगा कि लेबर की पोस्ट ही मिलती है, लेबर की जॉब ही मिलती है। फिर बड़े लेवल पर जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आपको एजुकेशन होना चाहिए, आपको वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखें। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, यहाँ पे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग तैयार की जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जुड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है। तो इसमें पहला है अपर्याप्त बजटीय संसाधन। यानी कई बार इसको कम बजट दिया जाता है, पैसे की कमी, ये तो सबसे बड़ा इशू है। ना सिर्फ इसमें बल्कि हमारी भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि पैसे की वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। उसके अलावा बात करें समन्वय का अभाव। अब इसमें देखें कि केंद्र सरकार के भी अधिकारी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई बार ये होता है कि दोनों के बीच समन्वय नहीं बन पाता, सहयोग नहीं बन पाता, टकराव हो जाता है। उसके अलावा बात करें डेटा, उच्च गुणवत्ता वाला प्रशासनिक डेटा। यानी यहाँ पे ये बताया है कि जो प्रशासनिक संबंधी डेटा है वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, वहाँ पे अलग लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो उसमें काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। उसके अलावा रैंकिंग पद्धति जो है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, ये भी बात की जा रही है। उसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता, तो यहाँ पे शिक्षा तो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है उसके बारे में बात नहीं की जा रही। अच्छा, हमारे यहाँ पे परिभाषा है कि जो अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता हो वो यहाँ पे शिक्षित है। तो इसके तहत आप सोच के देखिए, मतलब जो अपना नाम पढ़ना लिखना जानता है वो शिक्षित है, तो ये क्या बात हुई यार। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वालिटी वाली शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा के नाम पे कुछ भी यहाँ पे दे दिया जा रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा दिया जा रहा है। जो शिक्षा दी जाए वो अच्छी लेवल की शिक्षा दी जाए।
तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एडीपी का प्रभाव क्या पड़ा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है विकास का विकेंद्रीकरण। एडीपी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है जो जमीनी हकीकत की दृढ़ सराहना के आधार पर स्थानीय प्रयोग को सक्षम बनाता है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जमीनी स्तर पर काम किया गया, स्थानीय स्तर पर काम किया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा हवाई बातें की गई। समावेशी दृष्टिकोण आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग व्यवहारिक प्रशासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है जो जिले के समावेशी विकास को केंद्र में रखती है। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखें केंद्र सरकार के अधिकारों की, राज्य सरकार के अधिकारों की, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सब मिलकर के काम कर रहे थे। यहाँ पे समावेशी दृष्टिकोण लेकर के चलना है कि समाज के सारे तबकों को लेकर के चलना है, शिक्षा को भी, स्वास्थ्य को भी, सारी चीजें कवर करते हुए चलना, किसी को छोड़ना नहीं। बेहतर कार्यान्वयन परिणामों के आधार पर प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर स्थानीय सरकारें अपने प्रयासों को लक्षित करती हैं और कार्यक्रम कार्यान्वयन और डिजाइन में सुधार करती हैं। आप देखेंगे हमारे साथ भी ये चीजें होती है कि जब हम ये देखते हैं कि यार हमारा दोस्त 8 घंटे पढ़ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहे उससे 8 घंटा 10 मिनट ही पढ़ें, पर हम उससे 10 मिनट ज्यादा ही पढ़ेंगे, मतलब उससे कम नहीं पढ़ेंगे। हम ये करेंगे कि हम उसको बीट करेंगे, 10 मिनट ज्यादा ही पढ़े तो भले से 10 मिनट हुआ, लेकिन हम उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा हुआ, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, पर उससे ज्यादा होना चाहिए जितना वो पढ़ रहा है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब कंपटीशन रख दी जाती है दोनों के बीच, तो होता ये है कि यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन के चक्कर में लोग और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये एक लेवल तक होता है। एक लेवल के बाद अगर कंपटीशन बढ़ता है तो पागलपन में बदल जाती है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जिले क्या करते हैं, जब एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो और अच्छे लेवल पर काम करते हैं और अच्छे लेवल पर निकल करके आते हैं। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए बीच में जगह धार्मिक बातें आई थी, तो अगर उसकी वजह से, मेरी वजह से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, पर यहाँ पे समझाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को रखना पड़ता है। तो अगर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई मेरी वजह से, उनको लगा हो कि धर्म के बारे में यहाँ पे प्रहार किया जा रहा है, तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ, उसके लिए माफ करिएगा। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।